Assalamu alaikum, my dear students. Myself, Tawheed Parvez Bhatt, a source person at Bandipora. Today I am going to deliver lecture number 4 of evolution. In this lecture, we will discuss the theory of natural selection, or we call it as a Darwinism or Darwin's theory of evolution. So, dear students, in the previous lecture, we discussed the Lamarckism or theory of inheritance of acquired characters, in which the man concept we discussed was about acquired characters, that the acquired characters gets transmitted to the next generation. So, dear students, in this theory of natural selection, first of all, we should have the concept of natural selection. तो हमारे पास कंसेप्ट जो होना चाहिए पहले, वो होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन का. पहले हम नेचुरल सिलेक्शन समझेंगे. तो जनरली हम जब डिफाइन करते हैं नेचुरल सिलेक्शन को, तो हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ए स्पीसीज वायर बाय कैरेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव and reproduce or passed on to their offspring, and those characteristics which do not help or not passed on. So, dear students, let me explain it. तो नेचुरल सिलेक्शन ये ऐसी प्रोसेस है जिससे हमें न्यू स्पीसीज ऑरिजिनेट हो जाती है, न्यू स्पीसीज बनती है, न्यू स्पीसीज इवॉल्व होती है. लेकिन कैसे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्पीसीज के पास या इंडिविजुअल के पास या ऑर्गेनिज्म के पास, जो उसको हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए, जो हेल्प करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, वही कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. और ऐसे कैरेक्टर्स जो हेल्प नहीं करते हैं इंडिविजुअल्स को, स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, होने के लिए, तो वो कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन. और सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स वेल अडॉप्टेड होते हैं, बेटर अडॉप्टेड होते हैं विद इन द एनवायरनमेंट, और ऐसे कैरेक्टर्स की वजह से बेटर अडॉप्टेड होते हैं वो एनवायरनमेंट में, जो उनको हेल्प करते हैं टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस, और वी कैन से टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. सो डियर स्टूडेंट्स, जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गिवन बाय डार्विन जो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचुरल सिलेक्शन. तो जो हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है या डार्विनिज्म है, ये थ्योरी 1859 में चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दी थी, और इस थ्योरी को वाइडली एक्सेप्ट किया गया. इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और वी कंसिडर इट एज द मास्टर की to unlock the various confusions regarding the evolution, and it helped a lot to understand the mechanism of evolution. So dear students, it has revolutionized the idea of evolutionary biology. So dear students, जो concept of natural selection है, ये एक्सप्लेन किया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने इन हिज मास्टरपीस ऑफ वर्क, दैट्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. यहां पे एक सवाल जो है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज ए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डियर स्टूडेंट्स, हम इसको इसलिए थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से जो बेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सिलेक्ट करता है नेचर टू पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स
to the next generation. That is the reason behind it, that it is called as a theory of natural selection. So dear students, theory of natural selection या डार्विनिज्म को हम समझने के लिए कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, जिन पॉइंट्स के थ्रू हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म को समझ सकते हैं. पहला पॉइंट जो होता है डियर स्टूडेंट, दैट इज द वेरिएशन, एंड दूसरा पॉइंट जो है दैट इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एंड थर्ड वन इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, एंड फोर्थ वन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. तो इन चारों पॉइंटों को, वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज को हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हर एक पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स होते हैं, तो इन इंडिविजुअल्स में नेचुरल वेरिएशंस होती है. अगर आप देखोगे, अगर हम ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे सारे ह्यूमन बींग्स अलाइक नहीं होंगे, उनमें वेरिएशंस होगी. कोई एक जैसा होगा, कोई एक जैसा, कोई दूसरी, कोई ब्लैक होगा, कोई वाइट होगा, किसी कर्ली हेयर्स होंगे, किसी के स्ट्रेट हेयर्स होंगे. देयर आर वेरिएशंस विद इन द पॉपुलेशन. लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स के पास फेवरेबल वेरिएशंस होती है जो उनको हेल्प करते हैं टू गेट प्रॉपरली अडॉप्टेड इन द एनवायरनमेंट, और कुछ इंडिविजुअल्स हमारे पास ऐसे होते हैं विद इन द स्पीसीज, विद इन द पॉपुलेशन, जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस नहीं होते. और दूसरी चीज, अगर एक इंडिविजुअल, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर स्पीसीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि स्पीसीज का काम ही होता है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, अपनी जनरेशन को आगे लेके चलते हैं वो, तो उसके लिए वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं. तो अगर हम देखेंगे, जो स्पीसीज होती हैं वो प्रोड्यूस करती है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, लेकिन जो पॉपुलेशन होती है दैट रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट. नेचुरली पॉपुलेशन जो है वो नेचुरली कांस्टेंट रहती है वहाँ पे. अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, मैं एक एग्जांपल दूंगा. अगर हम, जब से दुनिया बनी है, जब से ह्यूमन बींग्स इस ज़मीन पे आए, तब से लेके आज तक अगर लोग मरे ना होते, डेथ्स ना हुई होती, तो यहाँ पे कितनी सारी पॉपुलेशन होती. तो पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोगों को मारते नहीं हैं, बल्कि वो खुद ब खुद या तो मरते हैं, किसी न किसी तरीके से वो उनकी डेथ हो जाती है. दैट मीन्स जो पॉपुलेशन जो होती है, कितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे कोई स्पीसीज, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है वो फेयरली कांस्टेंट रहती है नेचुरली. तीसरी चीज़, अगर हम देखेंगे एक स्पीसीज में या डिफरेंट स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे के साथ. दे आर ऑलवेज इन स्ट्रगल, that we call it as a struggle for existence. लेकिन struggle for what? They struggle for food, they struggle for shelter, they struggle for speech, they struggle for mate, they struggle for water, they struggle for all the basic essentialities of life. So dear students, we call it as a struggle for existence. जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं विद इन द स्पीसीज ऑफ सेम स्पीसीज या डिफरेंट स्पीसीज में, वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. और फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास है, वो स्ट्रगल तो करते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन जो उनमें सबसे फिट होता है वही सर्वाइव कर पाता है, और जो फिट ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, फिट इंडिविजुअल नहीं होता है विद इन द स्पीसीज आर डिफरेंट, सेम स्पीसीज आर डिफरेंट स्पीसीज, दैट गेट्स एलिमिनेटेड, वो वहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. और जो फिर हमारे पास फिट इंडिविजुअल रहता है, वही अपनी जो उसके पास वेरिएशंस होती है, फेवरेबल वेरिएशंस होती है, उन फेवरेबल वेरिएशंस के थ्रू वो सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस हो जाता है. और इसी चीज़ को हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो फिट रहेगा,
वही जी पाएगा। उसके पास फेवरेबल वेरिएशंस होगी, वेरिएशंस उसको हेल्प करेगी टू सर्वाइव, वेरिएशंस उसको हेल्प करेगी टू रिप्रोड्यूस, और वी कॉल इट एज ए सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पॉइंट जो होगा, जो भी फेवरेबल वेरिएशंस होंगी वो पास ऑन हो जाएगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि जो हमारे पास इंडिविजुअल्स ऑफ फिट इंडिविजुअल्स रहे वो अपनी वेरिएशंस जो है वो उन वेरिएशंस को पास ऑन करेगा टू द नेक्स्ट जनरेशन, और इसी तरह ये वेरिएशंस कंटिन्यूअसली पास ऑन होती रहेंगी फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास, जो भी ये वेरिएशंस होंगी ये एक्यूमुलेट हो जाएगी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इन दिस वे देयर विल बी द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, हमारे पास न्यू स्पीसीज आ जाएगी। तो पहली चीज़ हमने जो समझी यहाँ पे इस थ्योरी में, दैट इज वेरिएशंस होती है, और किसी के पास फेवरेबल वेरिएशंस होती है और किसी के पास अनफेवरेबल वेरिएशंस होती है। दूसरी चीज़, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरी चीज़ वही रहता है जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, और जो वेरिएशंस है वो उनमें रहेगी और वो वेरिएशंस उनको हेल्प करेंगी फॉर सर्वाइव, फॉर रिप्रोड्यूस, और जो वेरिएशंस है वो रहेगी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सो डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी हम समझ सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन को, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास दो इंडिविजुअल्स हैं विद इन स्पीसीज, तो इनके पास वेरिएशंस है, दे आर शोइंग द वेरिएशंस। अगर आप देख सकते हो, वन इज टॉल वन एंड सेकंड इज शॉर्ट वन, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास टॉल वन है और शॉर्ट वन है, इनके दरमियान कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर व्हाट? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यहां पे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रगल करेंगे किस चीज के लिए? फॉर फूड, फॉर शेल्टर, फॉर वाटर, फॉर मैट एटसेट्रा। और जो यहां पे बेटर अडॉप्टेड होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, जिसको हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। और जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो बेटर अडॉप्टेड नहीं होगा, दैट गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, एंड दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। सो डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरी को हम विथ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। लेट मी टेक द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कोई भी दो इंडिविजुअल जो होते हैं वो सेम नहीं होते, दे आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक। उनके पास कुछ वेरिएशंस होती है, उनके अंदर चेंजेस आ जाती है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जो हमारे पास प्रोजेनी आ जाती है, नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, उनमें वेरिएशंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो प्रोजेनी आई, दो ऑफस्प्रिंग्स आए। एक ऑफस्प्रिंग ऐसा आया जो टॉल था, जिसके पास लॉन्ग लेग्स थी, और दूसरा ऑर्गेनिज्म ऐसा आया जो स्मॉल था, या वी कैन से इंडिविजुअल जो स्मॉल था और जिसके पास शॉर्ट लेग्स थी। दोनों सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन तब तक सर्वाइव कर रहे थे जब इनके पास फूड अवेलेबल था ऑन ग्राउंड। लेकिन जब यहाँ पे स्कैर्सिटी ऑफ फूड हुई, जब गज़ा ख़त्म हो गया ग्राउंड पे, नाउ फूड इज़ अवेलेबल ओनली ऑन द ट्रीज। नाउ जो फूड है वो सिर्फ अवेलेबल है ट्रीज पे। सो जो टॉल वन होगा, दैट हैज़ द एडवांटेज ऑफ हिज टॉलनेस, दैट ही कैन ईट द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स फ्रॉम द ट्रीज। और जो शॉर्ट होगा वो लीव्स नहीं खा सकता, क्योंकि उसकी जो हाइट है वो बहुत कम है। ओब्वियसली जब उसको फूड नहीं मिलेगा, इन्होंने एक स्ट्रगल की थी फॉर एग्जिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे फिट जो हमारे पास टॉल था वही रहा, और जो शॉर्ट था वो फिट नहीं रहा, दैट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, दैट विल अल्टीमेटली डाई। और अगर हम देखेंगे, जो हमारे पास टॉल था इसको नेचर ने सिलेक्ट किया, बिकॉज he has a long legs. These long legs help
them to survive. So it's a fittest animal under these circumstances. तो ये सर्वाइव कर पाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जिराफ ने 3 बच्चों को बर्थ दी, जन्म दिया. तो 2 उनमें से जो थे उनके पास शॉर्ट लेग्स और एक के पास टॉल लेग्स. जब ग्राउंड से ग्रास खत्म हो गई, obviously they need a food, they will struggle for existence. वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव वही कर पाएगा जो फिट होगा. here the tall one is the fit and the tall one will survive. obviously फिर यही वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यही वेरिएशंस जो है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रांसफ़र हो जाएगी इनटू नेक्स्ट जनरेशन. हम डार्विन्स थ्योरी को और भी समझ सकते हैं, लेकिन 10th लेवल तक हम इतना ही समझते हैं, इतना ही समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है डार्विनिज्म का वो क्लियर हो जाएगा. और डियर स्टूडेंट्स, डार्विनिज्म की जो थ्योरी है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी है. लेकिन देयर आर सम क्रिटिसिज्म्स रिगार्डिंग द डार्विनिस्ट थ्योरी. पहला क्रिटिक जो है, that is, dear students, he was not able to explain the variations, where from these variations came. डार्विन एबल नहीं था कि वो एक्सप्लेन करे ये वेरिएशंस कहाँ से आई. फिर जब हमारे पास जीन का कंसेप्ट आया तो हमारे पास एक और कंसेप्ट आया, दैट इज जेनेटिक वेरिएशंस. दीज वेरिएशंस एक्चुअली टुक प्लेस इन द जीन्स. तो हमारे पास एक नई थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. अस्सलामु अलैकुम.